Dear aspirants, welcome to the second part of this video. In this video, we will discuss about the budgetary management of J&K, जिसमें हम देखेंगे डिफरेंट तरह के बजटरी मेजर्स जो हैं J&K में लिए गए हैं और किस तरह से बजट मैनेजमेंट को जो है बेटर किया गया है, इम्प्रूव किया गया है, कौन कौन सी स्कीम्स जो है वो इंट्रोड्यूस की गई हैं, कौन कौन से पोर्टल्स जो है ऑनलाइन अवेलेबल किए गए हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप जो है इसका पार्ट 1 जो है वो ज़रूर देखें। फिस्कल पॉलिसी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो उस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं जो आपको इस वीडियो को समझने में काफ़ी काम आएंगे। तो आगे चलने से पहले ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है हमारी यूट्यूब चैनल का, तो इस इंट्रोडक्शन को देखकर आप हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में जान सकते हैं। इस लिंक पे जाकर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ दिए गए हुए स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज वगैरह जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। तो हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन जो है बजटरी मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि बजट है क्या। बजट जो है सिंपल टर्म्स में ये गवर्नमेंट का जो है एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट मतलब ये एक गवर्नमेंट का जो है एक प्लान है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने सोचा होता है किसी साल के लिए कि किस तरह से हम पैसा जो है खर्च करेंगे, किस तरह से हम टैक्सेस इम्पोज करेंगे या और कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो है पूरे साल की, जो पूरा प्लान हमारा बनना है जिससे हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट हो सकता है। और जब इकोनॉमी पे इफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली जो सिटीजन्स हैं इंडिया के उन पे भी इफेक्ट होगा ही। तो उस सारे प्लान को हम बोलते हैं बजट। तो ये बजट जो है इसका ओरिजिन कहां से हुआ? इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्शन 41 ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। बट वहां पे जो आर्टिकल 112 है वहां पे इसको बजट नहीं कहा गया है, वहां पे इसको कहा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी और आर्टिकल 112 में भी जो फॉर्मल टर्म है बजट के लिए वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये किस सेक्शन के अंडर J&K और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कवर की गई है, सो वो सेक्शन है सेक्शन नंबर 41। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जा सकता है, तो इससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप इस सेक्शन को याद रखें। तो जहां तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात है इट इज आर्टिकल 112। जैसा कि हम सब जानते ही हैं 2019 में जो है J&K को यूटी बनाया गया और तब से लेकर आज तक यूनियन गवर्नमेंट ही जो है वो J&K के लिए बजट पास करती है, क्योंकि यहां पे अभी कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बनी हुई है एज ऑफ 2024। तो बजट पास करने का काम जो है हमारी यूटी के लिए वो यूनियन गवर्नमेंट ही करती है फ्रॉम द ईयर 2019। तो 19 से लेकर 24 तक अगर आप देखेंगे टोटल 5 बजट्स जो हैं वो पास किए गए हैं। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, टोटल 5 बजट्स 2019 से लेकर 2024 तक J&K यूटी के लिए पास किए गए हैं। ठीक है, और ये पास कौन करता है? जैसा कि मैंने आपको कहा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो मिनिस्टर है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो है इस साल का बजट जो है ये उन्होंने प्रपोज किया है। तो इस साल के बजट में जो है टोटल एक्सपेंडिचर जो है, जो खर्चा J&K गवर्नमेंट को आने वाला है 24-25 ईयर के लिए, वो फिगर जो है यहाँ पे दी गई हुई है इन करोड्स। तो इतना ये फिगर जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो बट इससे आपको जो है साइज ऑफ द इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कितना एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट को बजट में मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात जो है वो यही है, इन दो चीजें, एक तो ये 5th बजट था, दूसरा ये वाला सेक्शन एंड ये वाला आर्टिकल। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो बजट को इंप्रूव करने के लिए या फिर ओवरऑल जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसको इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की हुई है। ये अभी की नहीं है, कुछ चीजें जो है काफी पहले भी इंट्रोड्यूस की गई हैं और कुछ जो है सिर्फ J&K स्पेसिफिक हैं जो J&K से रिलेटेड है। तो हम उन सबको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये होता क्या है। ठीक है, देखिए जैसा आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है काफी सारी स्कीम्स के लिए पैसा
भेज दिया। तो पहले टाइम में क्या हुआ होता था, ये सारा जो है ऑन पेपर रिकॉर्ड होता था। काफी बड़े बड़े जो है इसके बजट बनते थे, काफी बड़े बड़े अकाउंटिंग सिस्टम बनते थे इसके, बट ऑन पेपर। इस सारे को जो डिजिटाइज किया गया उसको फिर हम नाम दिया गया पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस सिस्टम का काम क्या है, टू एंश्योर एफिशिएंट फंड फ्लो, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जितना भी पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स को जा रहा है या यूटी गवर्नमेंट्स को जा रहा है वो एफिशिएंटली मैनेज हो जाए। और ना कि मैनेजमेंट बल्कि एक्चुअल पेमेंट भी जो है इसी सिस्टम के थ्रू होती है, फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट और यूटी गवर्नमेंट। फंड्स मैनेज भी हो गए और पेमेंट भी हो गई। तो इसका हिसाब भी यानी कि अकाउंटिंग जो है वो भी इसी सिस्टम के थ्रू की जाती है, जिसको पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हम बोलते हैं। इस सिस्टम में, ये एक ऑनलाइन सिस्टम है, अगर आप गूगल में इसको सर्च करेंगे, ये आप पोर्टल जो है वहां पे देख सकते हैं। तो वहां पे जो है आपको क्या क्या चीज देखने को मिल सकती है कि आपको यहां तक मिलेगा कि किस डेट पे किस गवर्नमेंट को पेमेंट हुई है, ठीक है, और कितना जो है सैंक्शनड अमाउंट है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होता है, ये सब करने की क्या जरूरत थी, इससे जो है एक ट्रांसपेरेंसी जो है फाइनेंशियल सिस्टम में आ जाती है और गवर्नमेंट को जो है रियल टाइम में पता रहती है कि किस स्टेट के पास कितना पैसा उन्होंने भेजा है, किस डेट पे भेजा है, कितना उसमें खर्चा हुआ है। तो इससे जो है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ जो है स्टेट्स की और यूटीज की वो बढ़ जाती है। इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है। इनके ऑफिस ने, ऑफिस ऑफ द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। हो सकता है ये भी आपसे पूछा जाए कि जो PFMS है इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो कौन है, वो है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में हम CAG बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सिस्टम है वो है बीम्स। बीम्स की फुल फॉर्म क्या है, बीम्स का मतलब है बजट एस्टिमेशन एलोकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। जैसा आपको नाम से ही पता चल सकती है कि ये पोर्टल जो है ये डील करता है किसके साथ, बजट के साथ, ठीक है। पहला जो है बजट जो है हमारा अगेन ऑफलाइन मोड में होता था, बड़ी बड़ी फाइल्स में बड़े बड़े पेपर्स पे हुआ करता था। इस सारे को डिजिटाइज किया गया और उस पोर्टल को क्या बोलते हैं अब हम, बीम्स। तो इस बीम्स का काम क्या है, बजट को डिस्ट्रीब्यूट करना और एक्सपेंडिचर को ऑथराइज करना। मतलब आपने पैसा किसी गवर्नमेंट को जो है, गवर्नमेंट ने जो है पैसा किसी डिपार्टमेंट को भेज दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल JNK गवर्नमेंट ने अपने कंसर्न डिपार्टमेंट्स को जो है बजट में से पैसा भेज दिया, और सिर्फ भेजा ही नहीं बल्कि इनको ऑथराइज भी किया कि वो पैसा खर्च करें, यानी कि सिंपल टर्म्स में इनको इजाजत भी दी गई कि वो इस पैसे को खर्च करें। ये पैसा देना और इसकी इजाजत देना खर्च करने की, ये कहां पे होता है, इस किस पोर्टल के थ्रू होता है, बीम्स के थ्रू होता है। तो इससे ये इंट्रोड्यूस करने की क्या जरूरत थी, अगेन इसमें जो है हमारा जो फंड्स मैनेजमेंट है वो बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम में आ गया। इसमें ऑटोमेटिकली जो है रिपोर्ट्स भी जनरेट होती हैं कि कितना पैसा किस डिपार्टमेंट को गया, कितना पैसा उन्होंने खर्च किया हुआ है, कितना पैसा जो है अभी बचा हुआ है, या अगर कुछ पैसा किसी डिपार्टमेंट से वापस गवर्नमेंट को भेजना हो, जैसे कि बजट के एंड पे हर साल में कुछ ऐसा पैसा होता है कि अगर वो खर्च नहीं किया गया तो वो गवर्नमेंट को सरेंडर करना पड़ता है, डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट को सरेंडर हो जाता है। वो सारा सिस्टम जो है इसी बीम्स के थ्रू जो है वो आजकल मैनेज किया जाता है। सो इट बीम्स पोर्टल जो है इट डील्स विद द बजट। उसके बाद हमारा थर्ड पोर्टल जो है वो है प्रूफ एंड एम्पावरमेंट। ये प्रूफ एंड एम्पावरमेंट क्या है, देखिए प्रूफ जैसा कि हमें नाम से पता चलती है सबूत। सबूत किस चीज का, फॉर एग्जाम्पल आपके एरिया में कोई काम हुआ है, लेट से ब्रिज बना है, ठीक है। अब इस ब्रिज बनने का सबूत क्या है, या तो वहां पे फिजिकली जाकर देखा जाए कि हाँ जी साहब यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है, तो इस पे जितना खर्चा किसी एजेंसी ने किया है उसको पेमेंट की जाए। दूसरा सिस्टम गवर्नमेंट ने जो है इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया है कि किसी भी काम की पेमेंट तब तक नहीं की जाएगी जब तक उसके जियो टैग फोटोग्राफ्स जो है वो सबमिट ना किए जाए, ठीक है, जियो टैग पिक्स।
और ये जियो टैग पिक्स जो है ये कहां से सबमिट होती हैं, ये इसी प्रूफ एप्लीकेशन के थ्रू जो है सबमिट की जाती है। तो प्रूफ एप्लीकेशन का काम क्या है? प्रूफ एप्लीकेशन का काम है कि जितने भी वर्क्स ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट हुए हैं, चाहे रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, या कोई बिल्डिंग जो है वो बनाई गई है, किसी डिपार्टमेंट ने, फॉर एग्जांपल R&B डिपार्टमेंट ने अगर इनमें से कुछ भी बनाया हुआ है, तो इसके जियो टैग फोटोग्राफ्स जो है जिस एप्लीकेशन के थ्रू गवर्नमेंट को जाते हैं उसको बोलते हैं हम प्रूफ। प्रूफ का फुल फॉर्म है, वो मैं यहां पे थोड़ा लिख देता हूं, फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। ठीक है, फोटोग्राफिक रिकॉर्ड, जैसे मैंने आपको कहा जियो टैग फोटोग्राफ्स। तो मकसद क्या है इसका? जब जियो टैग फोटोग्राफ्स का आई होप आपको आइडिया हो, अगर नहीं है वो मैं आपको बता दूं। ये एक ऐसा फोटोग्राफ है जिसमें जब आप फोटोग्राफ क्लिक करते हैं तो इसमें टाइम और डेट के अलावा लोकेशन भी फोटोग्राफ में आ जाती है। ठीक है, ये तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इसमें कोऑर्डिनेट्स भी आ जाते हैं कि किस जगह पर ये फोटोग्राफ लिया गया है, किस जगह पे लिया है, किस टाइम पे लिया है, किस डेट पे लिया है, और उस एरिया का नाम क्या है। ये सब चीजें जो जब जिस फोटोग्राफ में मेंशन की गई हो उसको बोलते हैं हम जियो टैग फोटोग्राफ्स। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट के पास एक प्रूफ रहता है कि हाँ वर्क एग्जीक्यूट किया गया है, कोई पुराना काम नहीं है जिसकी बिल सबमिट हो रही है, नया काम है, डेट से हमें पता चल जाती है, टाइम से हमें पता चल जाती है। तो गवर्नमेंट को जब सेटिस्फेक्शन मिलती है कि ये ठीक है, फोटोग्राफ भी ठीक है, तो तब जाके ऐसे कामों की पेमेंट जो है वो हो जाती है। इसी प्रूफ से रिलेटेड जो दूसरा पोर्टल है हमारा, उसका नाम है एम्पावरमेंट। ठीक है, प्रूफ एंड एम्पावरमेंट जो है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब इस एम्पावरमेंट का क्या काम है? एम्पावरमेंट का जो फुल फॉर्म है, इट इज एनेबलिंग मॉनिटरिंग एंड पब्लिक ओवरव्यू ऑफ वर्क्स। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एनेबलिंग मॉनिटरिंग एंड पब्लिक ओवरव्यू ऑफ वर्क्स being executed and resources for meaningful transparency, या जिसको शॉर्ट टर्म दी गई है जन भागीदारी। ठीक है, जन भागीदारी का मतलब है पीपल पार्टिसिपेशन। डेवलपमेंट के वर्क्स में लोगों की पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना, उसको बोलते हैं हम जन भागीदारी। तो जब लोगों की पार्टिसिपेशन को हमने इंश्योर किया, इसका मतलब है हम लोगों को एम्पावर कर रहे हैं। तो लोगों को कैसे एम्पावर कर रहे हैं? ये जो पोर्टल है एम्पावरमेंट, इसके थ्रू जो है आप देख सकते हैं कि आपके एरिया में कौन सा काम हो रहा है। ठीक है, उस काम के लिए कितना पैसा सैंक्शन हुआ है और वाकई तौर क्या वो काम हो भी रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इस पोर्टल पे कोई ऐसा काम मिले जो आप यहाँ पे देख रहे हैं बट ग्राउंड पे नहीं हो रहा है, तो आप कंसर्न डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट का, उसके साथ अपनी ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं और आपकी ग्रीवेंस को रेड्रेस किया जाएगा। तो ये प्रूफ एंड एम्पावरमेंट जो है दे इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए प्रूफ एंड एम्पावरमेंट पोर्टल्स का काम क्या है, इनका काम है टू इंश्योर transparency in the financial system by effective monitoring of the works being executed on the ground। उसके बाद हमारा जो पोर्टल है वो है ई स्टैंपिंग। अगर आपको याद होगा, हम काफी टाइम जो है कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी कि आपके पास आपके पास स्टैंप होनी चाहिए। ठीक है, ये स्टैंप जो है ये हमें पेस्ट करनी पड़ती थी, उसके बाद ही जाके हम अपनी कोई एप्लीकेशन जो है या कुछ भी जो है वो सबमिट करते थे, या जिसको हम स्टैंप पेपर भी बोलते हैं। ठीक है, स्टैंप पेपर। तो अब क्या गवर्नमेंट ने किया है, गवर्नमेंट ने जो है ये फिजिकल कॉपी जो है उसको एलिमिनेट करने के लिए, वो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर जो है उसको प्रिंट करने के लिए या स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो सब खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने जो इसको डिजिटाइज किया है। तो अब जितने भी स्टैंप पेपर्स हैं वो आपको ऑनलाइन जनरेट मिलेंगे। ठीक है, अब आपको कोई इनकी फिजिकल कॉपी लाने की जरूरत नहीं है, एलिमिनेट किया गया है। तो नाउ व्हाट यू ओनली नीड इज टू गो ऑन द ई स्टैम्प पोर्टल and generate e-stamps there and
देन ओनली। तो कोई ज़रूरत नहीं है आप जो है अब वो ई स्टैम्प्स ढूंढते फिरे मार्केट्स में, वो सब चीज़ें जो है वो एलिमिनेट की गई हैं थ्रू दिस ई स्टैम्प पोर्टल। तो अगेन इससे भी क्या होता है, पब्लिक के लिए ईज है, पब्लिक के लिए फैसिलिटीज़ है जो अब जिनसे उनके काम जो है ज़्यादा से ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट आता है ई ग्रास। ई ग्रास का मतलब क्या है, गवर्नमेंट रिसीट अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, देखिए काफ़ी सारे बिजनेसेस जो हैं, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स जो है और सिटीजन्स जो है, उनको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, ये क्या पे करते हैं, टैक्स, या फिर नॉन टैक्स रिसीट्स भी। देखिए अगेन बार बार ये टर्म आ रही है, ये टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स में फ़र्क क्या है, ये पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर में ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने वो मिस किया है आप उस लेक्चर पे जाएं, आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो कहना मुझे ये है कि जो सिटीजन्स हैं और जो बिजनेसेस हैं वो टैक्स और नॉन टैक्स रिसीट्स दोनों जो है वो गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो इस सिस्टम को भी, इस पेमेंट सिस्टम को भी जो डिजिटाइज किया गया है उस पोर्टल को हम बोलते हैं ई ग्रास पोर्टल। ये पोर्टल जो है ये 24/7 है, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे यूजर्स जो है, बिजनेसेस जो है किसी भी टाइम जो है अपना टैक्स पे कर सकते हैं या नॉन टैक्स पेमेंट जो है वो भी कर सकते हैं। एक प्रॉपर रिसीट वहां पे जनरेट होता है, तो आपका बैंक अकाउंट जो ऑनलाइन लिंक होगा आपका, उसके थ्रू जो है आप यहाँ पे पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि क्या ई ग्रास सिस्टम के थ्रू सिर्फ टैक्स पे कर सकते हैं? नहीं, आप इसके थ्रू टैक्स एंड नॉन टैक्स दोनों तरह की पेमेंट्स जो है वो कर सकते हैं। क्या इसके थ्रू सिर्फ बिजनेसेस पे कर सकते हैं? नहीं, इसके थ्रू सिटीजन्स एज वेल एज बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने टैक्स और नॉन टैक्स रिसीट्स को जो है वो पे कर सकते हैं। और ये सारा डेटा जो है इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो गवर्नमेंट के लिए भी आसानी होती है देखना कि उनके पास टैक्स और नॉन टैक्स रिसीट जो है वो कितना आया हुआ है। उसके बाद जो हमारा पोर्टल है वो है मेरा वतन। ये पोर्टल हालांकि सिर्फ एम्प्लॉयज से रिलेटेड है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है ये उनके काम का है, वो अपनी सैलरी जो है, सैलरी स्लिप्स जो है इस पोर्टल के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उनकी सैलरी में क्या डिडक्शंस होती हैं, इनकम टैक्स कितना डिडक्ट होने वाला है, या फिर उनकी पेंशन की कितनी डिडक्शंस होती हैं मंथली, वो सारा जो है मेरा वतन इस ऐप के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम कुछ पोर्टल के स्क्रीनशॉट आपको दिखाएंगे। ये फॉर एग्जांपल ये है एम्पावरमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे JNK एम्पावरमेंट तो ये वाला पोर्टल जो है वहां पे निकल के आएगा। देखिए यहाँ पे आप देखिए डिफरेंट तरह की जो है स्कीम्स जो है वो साइड में दी गई हुई हैं, यूटी कैपेक्स, डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स। तो सिटीजन आप अपना फीडबैक भी यहाँ पे देख सकते हैं, किस फाइनेंशियल ईयर का काम आपको चेक करना है, किस डिस्ट्रिक्ट में चेक करना है, रूरल है, अर्बन है, किस ब्लॉक में चेक करना है, किस गांव तक में आपको चेक करना है, वो सारा आपको इस एम्पावरमेंट पोर्टल पर जो है वो मिल जाएगा। इसी तरह से हमारा दूसरा पोर्टल जो है वो है ई ग्रास, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। ये है जो ये पोर्टल जो है ऐसा दिखता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है आप चालान पे कर सकते हैं गवर्नमेंट को, टैक्स पे कर सकते हैं, टैक्स रिसीट्स पे कर सकते हैं, नॉन टैक्स रिसीट्स पे कर सकते हैं। सारी फैसिलिटी जो है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल है। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है तो विदाउट रजिस्ट्रेशन भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। तो कहने का मतलब है सिस्टम को काफी ईज किया गया है। तो देखिए इसको मैनेज कौन करता है, डायरेक्टोरेट ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज, फाइनेंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ JNK इंडिया। सो इट इज ऑल्सो ए वर्चुअल ट्रेजरी। ट्रेजरी का मतलब है जहां पे पैसा जमा किया जाए, क्योंकि ये ऑनलाइन मोड में, डिजिटल मोड में, सो इट्स कॉल्ड ऑल्सो नोन एज द वर्चुअल ट्रेजरी। सो अगेन ये क्वेश्चन भी आपसे अराइज हो सकता है यहाँ पे एग्जाम में कि वर्चुअल ट्रेजरी किसको कहा जाता है, जिस पोर्टल को कहा जाता है वो है ई ग्रास। ठीक है, तो उसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट एक्ट पे आते हैं जिसका नाम है JNK FRBM एक्ट। देखिए एज सच ये एक्ट जो है ये इंडिया में, पूरे इंडिया में जो है इम्प्लीमेंट किया गया इन द ईयर 2006। इस एक्ट का मकसद क्या था, ये क्यों इम्प्लीमेंट किया गया? ये इम्प्लीमेंट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द 12th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, हर 5 साल के बाद एक फाइनेंस कमीशन जो है वो सेटअप किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स के बेसिस पे।
तो ट्वेल्थ फाइनेंस कमीशन ने 12th फाइनेंस कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी और 2006 में इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया। मकसद क्या था इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का? मकसद ये था कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, उसमें अकाउंटेबिलिटी लाई जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है गवर्नमेंट का जो डेट है, जो गवर्नमेंट का कर्जा है, उसको कैसे हम कम करें, बढ़ने के बजाय क्या करें, उसको हम कम कैसे करें। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इससे पहले गवर्नमेंट्स जो है वो क्या करती थी, वो काफी ज्यादा लोन्स लेती थी, बोरोइंग्स। ठीक है, आप मानिए 1990 में किसी गवर्नमेंट ने जो है लोन लिया। ठीक है, अब होता क्या है, ये लोन जो है इमीडिएटली जो है रीपे नहीं किया जाता है, इसको विद टाइम जो है पे करते हैं। लेट्स से गवर्नमेंट ने इसकी रीपेमेंट जो है इन द ईयर 2000 स्टार्ट की। ठीक है, 90 का लोन जो है वो किस ईयर से रीपे होना शुरू हो रहा है? 2000। तो ये कहां से पेमेंट वापस करेगी गवर्नमेंट? जब वो लोगों पे टैक्स इंपोज करेगी, तभी तो वो लोन वापस दे पाएगी। तो गवर्नमेंट के पास इनकम आएगी भी कहां से? मेनली टैक्स से ही आती है। तो इसका मतलब है ये बोरोइंग्स जो है, इससे अल्टीमेटली होता क्या था, लोगों के ऊपर जो है टैक्स बर्डन जो है वो बढ़ जाता था। तो उस साल में, जिस साल में गवर्नमेंट ने कर्जा लिया, उस साल ऐसा महसूस नहीं होता था, क्योंकि उस साल पे टैक्सेस को बढ़ाया नहीं जाता था। तो आने वाले सालों में आने वाली जनरेशन्स को जो है वो टैक्स बर्डन जो है वो उठाना पड़ता था। तो इस चीज को खत्म करने के लिए जो है FRBM एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि गवर्नमेंट जो है जब टैक्स ले तो किसी लिमिट्स के अंडर ले और रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखकर ले। और इसका मकसद ये भी था कि गवर्नमेंट की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट्स जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है थ्रू RBI, उसको भी प्रॉपरली मैनेज किया जाए। ऐसा नहीं हो कि जिस टाइम पे जिस तरह की इंटरेस्ट रेट सूट हो रही हैं तो उस टाइम पे उस तरह की इंटरेस्ट रेट्स लाकर आगे वाले टाइम के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाए, नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर, जैसा कि आजकल होता है, लॉन्ग टर्म विजन को लेकर जो है इंटरेस्ट रेट्स को जो है रेगुलेट किया जाता है। और यह भी कब पॉसिबल हुआ? जब FRBM एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। तो FRBM एक्ट जो है ये काफी डिटेल्ड एक्ट है, उसमें आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये JNK स्पेसिफिक नहीं है। ये यहाँ पे इंडिया के हर एक स्टेट में जो है ये एक्ट इंप्लीमेंट हुआ है, इसी तरह से JNK में भी हुआ है। तो इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि इस एक्ट का मकसद क्या था, कि गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल ऑपरेशंस हैं, जो फिस्कल ऑपरेशंस हैं, उसमें एक तरह का डिसिप्लिन लाया जाए। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके पेरेंट्स ने आपको पॉकेट मनी दी। इस एक्ट के आने से पहले आप उस पॉकेट मनी को कैंटीन में खर्च करते थे, मूवीज पे खर्च करते थे, या फिर पिकनिक्स घूमने जाते थे फ्रेंड्स के साथ, उस पे खर्च करते थे। बट जब ये एक्ट आपके घर पे इंप्लीमेंट हो गया, अब आपसे पेरेंट्स जो है वो हिसाब लेते हैं कि क्या आप सिर्फ खाने पीने पे ही करते हो, या कभी कभार आपने बुक्स वगैरह भी इस पैसे से खरीदी हैं, या आपने कुछ सेविंग्स भी की हैं, या आपसे माँ बाप से मांगते ही जा रहे हो, सेव कुछ नहीं कर रहे हो और रेस्पॉन्सिबली भी खर्च नहीं कर रहे हो। तो इस तरह का कुछ ये एक्ट जो है, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी। तो इस एक्ट के कुछ मेन फीचर्स थे, फॉर एग्जाम्पल इनफैक्ट अभी भी है, कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करना है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है हमारा जो है एक्सपेंडिचर, वो हमारी इनकम से अगर ज्यादा है तो उसको, इस गैप को जो है वो हमें कम करना है। ठीक है, इस गैप को हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट को कम करना है, ये इस एक्ट का मकसद था। इसका दूसरा मकसद था कि हमारा जो रेवेन्यू सरप्लस है उसको इंक्रीज करना है, मतलब इनकम को बढ़ाना है एक्सपेंडिचर से ज्यादा। ठीक है, और ओवरऑल गवर्नमेंट का जो डेट है, जो गवर्नमेंट का कर्जा जो है, उसको भी हमें धीरे धीरे कम करना है। जैसा कि ये मैंने आपको पहले ही FRBM एक्ट के जो है ऑब्जेक्टिव्स में से एक ऑब्जेक्टिव बताया था। तो अब इसमें जो है विद टाइम काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को और यूटी गवर्नमेंट्स को,
कि वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से इस एक्ट में जो है मॉडिफिकेशंस ला सकते हैं। तभी जाके हर स्टेट ने अपने अपने हिसाब से इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। अगर आप वेस्ट बंगाल में देखेंगे तो वहां आगे लिखा होगा वेस्ट बंगाल FRBM एक्ट, हरियाणा FRBM एक्ट, ठीक है। तो हर स्टेट ने जो, बट मोर और लेस इसकी गाइडलाइंस जो मेन स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। फिस्कल डेफिसिट कम करना है, रेवेन्यू सरप्लस रखना है, और हमारा जो डेट है, गवर्नमेंट का जो कर्जा है, उसको भी एक हद तक लिमिट करना है, ठीक है। ये FRBM एक्ट का मेन मकसद था। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इसमें आता है वो है जम्मू एंड कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो काफी बड़ा नाम है, बट आपको उसके नाम से अंदाजा लग जाएगा इसका काम क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस, ठीक है। असली में प्रॉब्लम क्या थी, तो जुलाई 2018 तक अराउंड 6000 प्रोजेक्ट्स जो है वो लैंग्विशिंग बन चुके थे। लैंग्विशिंग का मतलब है उनमें काम जो है रुका हुआ था, वर्क स्टॉप्ड। क्यों रुका हुआ था? क्योंकि फंड्स अवेलेबल नहीं थे। किसी जगह हॉस्पिटल बन रहा है, ठीक है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन रही है, वो आधी ही बन गई। क्यों जी? क्योंकि बजट जो है जितना उसके लिए प्रोवाइड किया गया था वो कम पड़ गया, तो बिल्डिंग जो है वो इनकम्प्लीट रह गई। किसी जगह मैकेडमाइजेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाए, क्योंकि उस साल का बजट जो है वो खत्म हो गया, तो नेक्स्ट बजट में उसके लिए पैसे प्रोवाइड नहीं किए गए। या कुछ इकोनॉमिक सिचुएशन जो है कभी फेवरेबल नहीं रहती, जिसकी वजह से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है वो इनकम्प्लीट रह जाते हैं। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए इस फाइनेंस कॉरपोरेशन को जो है गवर्नमेंट ने सेटअप किया, ताकि इट कैन रेज फंड्स वर्थ ₹8,000 करोड़, ठीक है। 8,000 करोड़ के फंड्स जो है वो यूटिलाइज किए गए टू फाइनेंस दीज 6,000 लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स। ये पैसा कहां से लाया गया? ये जो काफी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे बैंक्स हैं, उनसे ये पैसा जो है बोरो किया गया और इन प्रोजेक्ट्स में जो है पंप इन किया गया। तो अब गवर्नमेंट को फायदा क्या है? एक तरह से लोन लेकर इन प्रोजेक्ट्स में डालना, क्योंकि जब ये 6,000 प्रोजेक्ट जो है फंक्शनल हो जाएंगे, इससे गवर्नमेंट की जो है वर्किंग जो है वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, रेवेन्यू जनरेशन हो जाएगी, हमारा जो है कैपिटल बेस जो है, हमारे जो एसेट्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा बनेंगे, जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होगी, और उससे जो हमारी इनकम जनरेट होगी, तो ये लोन भी जो है अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो है वापस दे सकती है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को फिर से स्टार्ट करने के लिए इस कॉरपोरेशन को जो है सेटअप किया गया। तो हमारे फिस्कल पॉलिसी बजटरी मैनेजमेंट में JNK स्पेसिफिक इतना ही था, तो जिसमें हमने डिफरेंट पोर्टल्स को भी डिस्कस किया, और JNK स्पेसिफिक जो है कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी मैंने आपको बताए। तो आपके एग्जाम में जो है मोर और लेस इन्हीं एरिया से आप में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको घबराना नहीं है। हम ये वीडियो देखकर जो है बार बार जो है रिवाइज कर सकते हैं, या आप हमारे नोट्स ऑर्डर करके जो है वो पढ़ सकते हैं, जिसमें ये सब कुछ जो है इन डिटेल दिया गया है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।